नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस न्यू पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे परिवीक्षा अवधि के बारे में, जो बिहार सरकार अपने सरकारी सेवकों के लिए परिवीक्षा अवधि में परिवर्तन की है, उसके बारे में जानेंगे। तो बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी हुई कब है? 5 तारीख 2025 को, 5 फरवरी 2025 को जारी हुआ है। इसमें लिखा है, भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाए जाते हैं। इसमें परिवीक्षा अवधि को संशोधन किया गया है, जिसके लिए नियमावली बनाए हैं, जिसमें है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका जो नया नियमावली है उसका नाम होगा बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका कहाँ लागू होगा? विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण बिहार में ही लागू होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा। अब आगे पढ़ते हैं। बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 3 का प्रतिस्थापन है। उक्त नियमावली के नियम 3 का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं परिवीक्षा अवधि में क्या क्या संशोधन किया गया है। परिवीक्षा अवधि 1 का 1, आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि अब कितना वर्ष का हो गया? 1 वर्ष का। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। पहले 2 वर्ष के लिए था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अगर आपका सेवा संतोषजनक है तो 1 साल में ही पूर्ण मान लिया जाएगा। अगर संतोषजनक नहीं रहेगा तो 1 साल और विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। और 1 साल जो विस्तारित किया जाएगा उसमें अगर आपका सेवा संतोषजनक नहीं रहेगा तो आपका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सीधी भर्ती से भिन्न आधार, अनुकंपा, मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक भी 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष और के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। जो अनुकंपा पे आएंगे, चाहे मेधावी खिलाड़ी आएंगे स्पोर्ट कोटा से भी, उनके लिए भी सेम नियम रहेगा। और आगे पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी जिस तिथि को इनके द्वारा विपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। और कब से माना जाएगा? जब से विपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। मतलब आप ट्रेनिंग में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, जिस दिन से ट्रेनिंग लेना प्रारंभ करते हैं उसी दिन से आपका परिवीक्षा अवधि माना जाएगा। सीधी भर्ती से भिन्न आधार, अनुकंपा, मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी। लेकिन जो अनुकंपा पे हैं, मेधावी खिलाड़ी हैं, उनके लिए परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से, मतलब ज्वाइनिंग डेट से मानी जाएगी। परंतु संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इन्हें विपार्ड के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा। लेकिन जो जिस विभाग में रहेंगे वो विभाग उनको अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण जब भी होगा उसमें सम्मिलित कराना होगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। तदुपरांत समान प्रशासन विभाग द्वारा विपार्ड एवं अन्य प्रशासनिक विभागों के परामर्श से प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी। सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर निर्गत कर दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त सरकारी सेवक विपार्ड द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे। और जब
आपको डेट दिया जाएगा ज्वाइनिंग का, ट्रेनिंग का, उसी ट्रेनिंग में जब आप प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे, वहाँ प्रवेश लेंगे, उसी दिन से आपको चालू हो जाएगा परिवीक्षा अवधि। संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि में ही उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन आदि से संबंधित कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। और जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे उसी समय आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक हो जाएगा, ये सब सारा चीज़ जितना चेक करना होगा उसी समय चेक कर लिया जाएगा। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों का फॉर्म 202 में योगदान विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा तथा उनका HRMS में ऑन बोर्डिंग तथा आवश्यकता अनुसार प्राण आवंटित कराने की भी विभाग द्वारा ही कराया जाएगा। एक फॉर्म होगा 202 जिसमें योगदान विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा तथा उनका HRMS में ऑन बोर्डिंग तथा आवश्यकता अनुसार प्राण नंबर जो आवंटित कराने की कार्रवाई भी विभाग द्वारा ही कराया जाएगा। इस आधार पर वित्त विभाग HRMS द्वारा निर्गत उनके वेतन पुर्जा के आधार पर प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि के वेतन भुगतान का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा मुख्यालय से ही किया जा सकेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक को द्वारा विभाग में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत विलंब से योगदान करने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग अनुमति लेनी होगी। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत विलंब से योगदान करने हेतु अगर आप लेट से योगदान करना चाहते हैं तो संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुमति लेनी होगी। जो विभाग में आपका काम है या नौकरी लगा है उस विभाग से आपको अनुमति लेना होगा। अगर विभाग कहती है कि हाँ आप कुछ दिन देर से योगदान ले सकते हैं प्रशिक्षण में तो आप ले सकते हैं। विभाग के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में अधिकतम 15 दिनों के विलंब तक ही सम्मिलित होने की अनुमति विभाग द्वारा दी जा सकेगी। देखिए, और आप लेट कितना दिन तक कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक लेट कर सकते हैं। 15 दिनों से अधिक विलंब की स्थिति में संबंधित नवनियुक्त सरकारी सेवक को विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा लेट करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्रवेशकालीन प्रशिक्षण होगा उसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा, परंतु इस स्थिति में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जाएगी। और इसमें क्या होगा, को परिवीक्षा अवधि विस्तारित कर दिया जाएगा, मतलब आपको 2 साल का परिवीक्षा अवधि माना जाएगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 4 में उपनियम 7 जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 4 में उपनियम 6 के बाद उपनियम 7 नियमित जोड़ा जाता है। किसी सेवा संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सरकार विभाग की अनुशंसा एवं समान प्रशासन विभाग की सहमति से विशिष्ट आदेश द्वारा संबंधित सेवा संवर्ग के नवनियुक्त कर्मियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित कर सकेगा और प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि का विस्तारित अपने अनुसार कर सकेगा, परंतु प्रशिक्षण अवधि के ऐसे विस्तार के उपरांत भी संबंधित कर्मी की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष ही रहेगी। आगे पढ़ते हम लोग बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 5 का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली में नियम 5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सेवा संपुष्टि एवं वरीयता का निर्धारण। जब सेवा संपुष्टि आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाओं पूरी करने के उपरांत संपुष्टि की जा सकेगी का नियम 4 में यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिनमें इन चरणों से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा असाइनमेंट का पूरा करना सम्मिलित होगा। केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना या संबंधित सेवा संवर्गीय नियमावली में यथा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना। सीधी भर्ती से भिन्न आधार, अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएं पूरी करने के उपरांत संपुष्टि की जा सकेगी। नियम 4
5/6 के प्रावधान के आलोक में यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा असाइनमेंट पूरा करना सम्मिलित होगा। केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना। सभी संबंधित सेवा संवर्गीय नियमावली में यथा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना। आगे है कि सरकारी सेवकों को केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा असाइनमेंट में अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इसकी अधिमानता संबंधित सरकारी सेवकों के पारस्परिक वरीयता के निर्धारण में भी दिया जाएगा। आगे है वरीयता का निर्धारण। वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, इसमें दिया गया बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरण में प्राप्त अंक तथा केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक को नियमित अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक जेड के अवरोही क्रम में किया जाएगा। अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक जेड की गणना नियमित की जाएगी, जो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसमें दिया गया है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, परंतु आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशंसित सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के अवरोही क्रम में किया जाएगा। जैसे देखिए इसमें बोला गया किसी पंचांग वर्ष में सीधी भर्ती से भिन्न आधार अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी पर नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनके योगदान तिथि के आधार पर किया जाएगा। जब उनका ज्वाइनिंग डेट होगा, जिस दिन से योगदान करेंगे उसी के आधार पर होगा। आयोग की अनुशंसा से किसी सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक जेड के समान होने पर अथवा सीधी भर्ती से भिन्न आधार अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी पर नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान तिथि के समान होने पर अधिक उम्र वाले सरकारी सेवक वरीय होंगे। मान लीजिए कि अगर किसी दो कैंडिडेट का सेम जेड आ गया, अधिमानता आ गया और अंक भी सेम हो गया, ज्वाइनिंग डेट भी सेम हो गया, तो फिर उसमें सीनियर माना जाएगा। जिनका अधिक उम्र होगा उनको ही सीनियर माना जाएगा। जन्म तिथि भी समान होने पर हिंदी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, सारा चीज़ सेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, अंक भी सेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम हो गया, तब हिंदी के वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी। मान लीजिए कि किसी का नाम राहुल है और किसी का नाम कमल है, तो कमल सीनियर हो जाएगा, राहुल बाद में होगा, क्योंकि पहले का आता है ना कि र आता है। माननीय न्यायालय के किसी अन्यथा आदेश को छोड़कर सीधी भर्ती मामलों में आवंटनादेश, नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी वरीयता नियुक्ति वर्ष में निर्धारित की जाएगी। परंतु आवंटनादेश, नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर योगदान नहीं देकर अगले वर्ष या वर्ष में योगदान देने की स्थिति में उनकी वरीयता आवंटना आदेश, नियुक्ति आदेश वाले पंचांग वर्ष में न होकर योगदान वाले पंचांग वर्ष में निर्धारित की जाएगी। मान लीजिए कि कोई 1 साल बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको उसी वर्ष में आपको ज्वाइनिंग दिखाना पड़ेगा, उसी समय से आपका परीक्षा अवधि माना जाएगा। किसी पंचांग वर्ष में किसी सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे, परंतु सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी उस पंचांग वर्ष में अन्य आधार अनुकंपा में मेधावी खिलाड़ी पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे। देखिए, जो पहले से होंगे अगर प्रमोशन करके लेंगे तो वरीय होंगे, लेकिन अनुकंपा इस पर होंगे तो उससे वरीय होंगे। यदि किसी पदाधिकारी को उसके अनुरोध पर एक सेवा से दूसरी सेवा में समायोजित किया जाता है तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएं वरीयता के लिए
नहीं गिनी जाएगी। मान लीजिए कि किसी सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं तो उसके द्वारा पूर्व में जो दिया गया है सेवा उसको नहीं माना जाएगा, वरीयता में उसको गिनी नहीं जाएगी। परंतु सरकार के द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन या समान निम्नतर वेतन स्तर के पद पर किया जाए तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएं वरीयता के लिए गिनी जाएगी। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि इस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं या कर्मी हैं उनको सेवा निरंतरता दिया जाए, वेतनमान दिया जाए, समायोजन किया जाए, तो उस स्थिति में किया जा सकता है। परंतु यह भी सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन उच्चतर वेतनमान वेतन स्तर के पद पर किया जाए तो समायोजन के क्रम में ही संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा समान प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से वरीयता निर्धारण के संदर्भ में भी विशिष्ट निर्णय लिया जाएगा। और ऐसा अगर सरकार करती है तो समान प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से ही वरीयता निर्धारण के संबंध में विशिष्ट निर्णय लिया जाएगा। किसी सेवा संवर्ग में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी जैसे पारस्परिक वरीयता प्रोन्नति के पहले निर्धारित थी। किसी सेवा संवर्ग में नियत तिथि के पूर्व निर्धारित वरीयता अपरिवर्तनीय होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं बिहार सरकारी सेवा की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 9 में अंतः स्थापन। उक्त नियमावली के नियम 9 में उप नियम 1 का निम्नलिखित द्वारा अंतः स्थापित किया जाता है। समान प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 15,784 दिनांक 26/8/1972 तथा 2763 दिनांक 23/2/2016 को एतद द्वारा निर्सित किया जाता है। यह थी पूरा बिहार सरकारी संशोधित नियमावली। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।